अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, मुझे जहाँ से भी सुन रहे हैं, आप वहाँ पे खैरियत से हैं और आपके घर वाले भी खैरियत से इन सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में मेरे इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, ये जो फेडरल बी एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं जो कि मशहूर हैं, जिनको हाउंटेड पॉइंट्स के नाम से या मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। आज की एक कहानी एक ऐसे ही पॉइंट की कहानी है और जो लोग इन ब्लॉक्स के अंदर या इन ब्लॉक के दरमियान रहा करते हैं, यकीनन उनको इस कहानी या इस एरिया के बारे में ज़रूर मालूमात होंगी। इससे पहले हम अफसार साहब की इस खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आपने अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें। ये कहानी अफसार साहब की कहानी है और ये 1993 या सन 94 की उस दौर की कहानी है जब ये ब्लॉक 17 और 20 के संगम में जो एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मौजूद है, उसके सामने ही एक घर के अंदर रहा करते थे। अब जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनको एग्जैक्टली पता होगा मैं किस एरिया की या किस जगह की बात कर रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है या स्कूल है, आप इसके बारे में इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात सुन चुके होंगे। ये जो स्कूल है, एक तो इट्सेल्फ ये एक बहुत पुराना स्कूल है। इसकी जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी, बहुत ही क़दीम बिल्डिंग है। और अजीब बात ये कि इस स्कूल के एतराफ़ में जो गैलरी नुमा एरिया मौजूद है, एक तो वहाँ पे बेतहाशा कचरा पड़ा हुआ करता था और उसके बाद जो एक हॉकी ग्राउंड मौजूद है, उस ग्राउंड के बारे में भी बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हमने सुन रखी हैं। खैर, अफसार साहब बताते हैं कि नॉर्मली जब मैं जॉब से आता तो रात के 9-10 बजे का टाइम होता और मैं खाना खाने के बाद सीधा ये जो छोटा सा पार्क नुमा एरिया मौजूद था, जिसे आप छोटा सा गार्डन भी कह सकते हैं, यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे आने के बाद वॉक किया करता। लेकिन कभी कभी मुझे, क्योंकि मेरे जो ड्यूटी आवर्स थे वो बढ़ा दिए जाते, आते आते देर हो जाती। लेकिन क्योंकि मेरी खाने के बाद आधे 1 घंटे के लिए वॉक करने की आदत थी, तो जब तक मैं वॉक नहीं करता मुझे नींद नहीं आया करती। तो वैसे ही एक शदीद सर्द रात थी और रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जब मैं अपने ऑफिस से घर पहुंचा, तो मैंने सबसे पहले वॉशरूम से फ्री होने के बाद चेंज किया और खाना खा के हस्बे मामूल वॉक करने की नीयत से बाहर निकलने लगा। अच्छी बात यह थी कि मेरी अम्मी जाग रही थी और जब उन्होंने मुझे बाहर जाते हुए देखा तो वो कहने लगी कि बेटा, आज सर्दी बहुत है, अगर बात मानो तो सामने हरगिज़ ना जाओ। बात यह है कि एक तो अंधेरा है, दूसरी बात लोग अपने घरों में अपने आप को महसूर कर चुके हैं। लिहाजा इस वक्त तुम्हारा अकेले उस पार्क में जाना, वहाँ जाके वॉक करना ठीक नहीं है। बात ठीक थी, लेकिन मेरी शुरू से ही आदत थी, अगर मैं वॉक नहीं करता तो घर के पास एतराफ़ में कोई इस तरह की जगह मौजूद नहीं थी जहाँ पे जाके मैं वॉक करता और वॉक करने के बाद वापस सो पाता। खैर, मैंने अम्मी को इशारतन कहा कि जैसे मैं घर के सामने मौजूद हूँ, आप लेट जाएं, मैं 15-20 मिनट में वापस आ जाता हूँ। ये कहने के बाद मैं घर से निकला और निकलते ही सीधा रोड क्रॉस करके सामने जो गार्डन मौजूद था, उस गार्डन की तरफ बढ़ता चला गया। अब ये जो पार्क था, इस पार्क के अंदर एक छोटी सी स्लाइड मौजूद थी। उसके आगे जैसे लोहे का झूला मौजूद हुआ करता था, वैसे ही एक झूला लगा हुआ था, लेकिन वो इस कदर जाम हो चुका था कि बावजूद कोशिश के उसको हिलाना मुमकिन नहीं था। मैं मुसलसल इस ट्रैक नुमा एरिया पे वॉक कर रहा था। मुकम्मल तौर पे एरिया अंधेरे के अंदर डूबा हुआ था। बात ये थी कि मुझे इस ट्रैक के ऊपर वॉक करने की आदत थी, तो मुझे कुछ अलग सा महसूस नहीं हो रहा था। मेरा ख्याल है कि मुझे वॉक करते हुए 5 या 7 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे
कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो मेरे अतराफ़ में छोटे छोटे दरख्त मौजूद थे, हल्की हल्की सी इनके अंदर से मूवमेंट सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली, कोई जानवर, कोई भी पेट एनिमल इन दरख्तों में, इन पेड़ों में मौजूद है और मुसलसल उसके मूव करने की वजह से पत्ते हिल रहे हैं और पत्तों के हिलने की वजह से ये जो आवाज़ है ये मुझे अपने कानों में साफ तौर पे सुनाई दे रही थी। शुरू के 2-4 मिनट तो मैं अपने आप को कन्विंस करता रहा कि ये बड़ी नॉर्मल सी आवाज़ है। हो सकता है कोई चूहा हो या इस तरह का कोई जानवर हो जो पेड़ों के अंदर मौजूद हो। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह के जानवर पेड़ों के अंदर मौजूद होते हैं तो उनके मूव करने से आवाज़ तो सुनाई ही देती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह और आप कह सकते हैं बढ़ती चली जा रही थी। और अब ऐसा लग रहा था कोई भारी भरकम वजूद मौजूद है जो इन दरख्तों या पेड़ों के पीछे या तो फिर छुपने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे सरासर डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से जाने पे मजबूर किया जा रहा है। खैर कुछ देर के तवक्कुफ के बाद मैंने बाकायदा उस जगह पे गौर करना शुरू किया जहाँ से मुझे आवाज़ महसूस हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि पेड़ों के झुरमुट से या पत्तों के झुरमुट से कोई सफ़ेद सी शय है जो एक तरफ से दूसरी तरफ कभी मूव करती है, कभी ऊपर से नीचे जाती है और फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर आके रुक जाती है। अब ये सफ़ेद सी क्या चीज़ थी जो 2 या 3 फीट की थी और कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ है जो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे और कभी पीछे की तरफ मूव करता हुआ न सिर्फ दिखाई दे रहा था बल्कि एग्जैक्टली उसके मूव करने पे आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। अच्छा, बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन इसके बाद जो बात एकदम से तब्दील होना शुरू हुई और देखते ही देखते ये जो हाथ था ये बाकायदा मुझे ऊपर की तरफ उठता हुआ या बाहर निकलता हुआ दिखाई देने लगा। अब मेरा ख्याल था कि जिसका भी हाथ है उसके हाथ के बाद वो भी मुझे दिखाई देगा। हो सकता है कोई हीरोइंची हो, कोई चोर हो, कोई इस तरह का आदमी हो जो पेड़ों के पीछे छुपना चाह रहा हो। मैं बड़े तजस्सुस के साथ एग्जैक्टली उस दरख्त पे या उस जगह देख रहा था जहां मुझे ये मूवमेंट सुनाई और दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते एक पतला सा, लंबा सा सफ़ेद कलर का हाथ, जैसे कि उसको सफ़ेद कलर कर दिया गया हो, मेरी आंखों के सामने ऊपर की तरफ आया। अजीब बात ये थी, ये जो हाथ था ऐसा लग रहा था ज़ख्मी हाथ है और ना सिर्फ ये ज़ख्मी हाथ है बल्कि उस हाथ के ऊपर जो उंगलियां मौजूद थी वो बेतहाशा लंबी और पतली उंगलियां थीं। और अजीब बात ये थी कि उनके ऊपर जो नाखून मौजूद थे ये बड़े नोकीले और तकरीबन 1-1 इंच के बड़े बड़े लंबे लंबे से नाखून मौजूद थे। देखते ही देखते ये जो हाथ था ये मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुका था। और अजीब बात ये भी थी, इस हाथ का जो ऊपर का हिस्सा है यानी कोहनी के बाद की जो बाकी बॉडी थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ एक अकेला हाथ था जो मुसलसल मूव कर रहा था और वो कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। और अल्लाह जानता है कि ये जो लम्हा था, जो कुछ मैं देख रहा था, इस पे मैंने जैसे तैसे अपने आसाब पे काबू रखा और अपने आप को जैसे तैसे समझाने के बाद पार्क के गेट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ही मैंने पार्क के एग्ज़िट की तरफ बढ़ना शुरू किया है तो उस हाथ ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है। ऐसा भी लग रहा था जैसे देखते ही देखते ये जो हाथ है ये लंबे से लंबा होता चला जा रहा है। खैर, अल्लाह जानते हैं कि मैं जैसे तैसे जान बचा के जब पार्क से बाहर आया और बाहर निकलने के बाद जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मेरे आगे पीछे कोई गाड़ी, कोई शख्स तो मौजूद नहीं था। लेकिन अब मुझे उस पार्क के हिस्से से जहाँ पे मैं वॉक करके बाहर आया था ऐसा लग रहा था जैसे किसी के कहकहा लगाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई मेरी बेबसी का या मेरे इस पार्क से बाहर की तरह भागने का मजाक उड़ा रहा था। खैर, मैं हाँफता काँपता जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था।
आप कह सकते हैं कि ये मेरी उस पार्क के अंदर आखिरी रात थी और उसके बाद से मैंने मगरिब के बाद उस पार्क की तरफ जाने से तौबा कर ली थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये स्टोरी मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आप समझ लें कि हमारा सालों का रिश्ता था, जो जब मैं पाकिस्तान में था हमारा कायम दायम था, और बहरहाल कुछ वजूहात की बिना पे वो किसी और जगह चले गए, मैं किसी और जगह आ गया। तो अब हमारा ये जो रिश्ता था वो सिर्फ फ़ोन की हद तक या कभी कभी बात करने की हद तक कायम रहा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम हसान है, और ये आजकल इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की पोस्ट पे जॉब किया करते हैं। ये जो वाक़या था ये समझ लें कि आप 2019 और 20 का वाक़या था, जबकि कोरोना का स्टार्ट हुआ था और पूरे मुल्क में देखते ही देखते ना सिर्फ पाबंदियां लग गई थी बल्कि लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पे शुरू कर दिया गया था। उन्हीं दिनों ये बताते हैं कि एकदम से रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और मुझे अपने भाई की तरफ से, जो कि कराची में था, कॉल रिसीव हुई। अब जब मैंने अपने भाई से बात करना शुरू की तो मुझे लगा कि जैसे नॉर्मली बातें हुआ करती हैं, खैर खैरियत की बातें करेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा, कुछ मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा। लेकिन उसका जो लबो लहजा था या उसका जो बात करने का अंदाज था, उससे लग रहा था कि किसी परेशानी का शिकार है, कुछ ना कुछ गलत है जो हो चुका है और वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो पीछे से अम्मी की भी आवाज़ आने लगी और ऐसा लगने लगा कि जैसे अम्मी बहुत परेशान हैं या रो रही हैं। अब जैसे ही मैंने ये सिचुएशन देखी तो मैंने फ़ौरन से अपने भाई से पूछा कि तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे बताओ कि क्या हुआ है। जब मैंने उससे बार बार पूछा तो उसने मुझे कहा कि जो मेरे फादर हैं उनको एकदम से हार्ट अटैक हुआ है और ये अब से तकरीबन 2 घंटे पहले की बात है। इस वक्त मेरे फादर अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और तुम परेशान ना हो, मैं भी हूँ, अम्मी भी हैं और हमारे बहुत सारे कज़न्स भी मौजूद हैं। तो तुम कोशिश करो कि अपने काम पे फोकस रखो। इंशाल्लाह बाबा की जो तबीयत है वो थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगी। आप कितनी ही नाफरमान औलाद क्यों ना हो, जब आपको पता चलता है कि आपके वालिदैन, ख़ास तौर पे आपका बाप, जो आपका रहबर होता है, आपका मेंटोर होता है, जो आपके लिए सब कुछ हुआ करता है, उसको कुछ हो जाए तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं। वैसे ही कुछ मेरे साथ था। मैंने इधर उधर फ़ोन घुमाए, कोशिश करने लगा कि किसी भी तरह मुझे कोई फ़्लाइट मिल जाए या कैसे भी मैं कराची पहुंच सकूं। लेकिन बस वो मेरे बुरे दिन थे और चाहने के बावजूद भी ना मुझे कोई फ़्लाइट मिली, ना कोई मेरा बंदोबस्त हो पा रहा था कि मैं कराची के लिए निकल सकूं। खैर, बड़ी कोशिशों के बाद और बड़े ताल्लुकात इस्तेमाल करने के बाद एक चांस मिला और वो इस तरह से था कि मुझे बाय रोड इस्लामाबाद से कराची जाना था। बाय रोड इस्लामाबाद से कराची आना मसला नहीं था। मसला ये था कि जगह जगह पाबंदियां थीं, लॉकडाउन था, पुलिस खड़ी हुई थी। लेकिन जो रेफरेंस था वो इंशाल्लाह मेरे काम आने वाला था। बहरहाल उस रेफरेंस के आसरे पे मैं इस्लामाबाद से उसी वक्त निकला। आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर निकला और मेरी पूरी कोशिश थी कि 18 से 19 घंटे में जैसे तैसे कराची अपने बाप के पास अस्पताल में पहुंच सकूं। जब मैं निकला तो शायद रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हुआ था। दूर दूर तक न कोई बंदा मौजूद था, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। मुकम्मल तौर पे पूरे मुल्क में कोरोना की पाबंदियां लगी हुई थी। खैर, जब मैं इस्लामाबाद से निकला तो तकरीबन 2 घंटे तक अल्लाह का शुक्र है ना कोई रुकावट आई, ना ही किसी ने चेक किया और ना ही रास्ते में पुलिस नज़र आई। इसी तरह तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे
और रात के तकरीबन 2:45-3 बजे का टाइम था। मेरा प्लान यह था कि किसी भी तरह 7 बजे तक या 6 बजे तक मैं सिंध के अंदर दाखिल हो सकूं। खैर, रास्ते में एक जगह नज़र आई और मुझे बहुत ज़ोर से यूनीन आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इस जगह मैं गाड़ी रोकता हूँ और अंदर जाता हूँ और जाके फ्री होने के बाद वापस से ड्राइव शुरू करता हूँ। ये जो जगह थी, यहाँ से मैं पहले भी गुजरा था। बेसिकली एक मोटल था। अब क्योंकि कोरोना की पाबंदियाँ थीं, बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो यहाँ पे भी कोई भी मौजूद नहीं था। एक गार्ड था जो बाहर बैठा हुआ था और इसके अलावा एक रिसेप्शनिस्ट था जो अंदर मौजूद था। मैं अंदर गया, मैंने वहाँ जाके सलाम दुआ की और उसके बाद मैं सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। ये जो वॉशरूम था, ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था और शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ की लाइट्स ख़राब हैं। खैर, मैंने मोबाइल की जो टॉर्च थी वो ऑन की और वॉशरूम में जाके फ्री होने लगा। ये बताते हैं कि जब मैं वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि वॉशरूम के बाहर, यानी जो गेट है उसके बाहर की तरफ शायद कोई मौजूद है, और जो भी मौजूद है वो ना सिर्फ चल रहा है बल्कि बड़ी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब खैर, मैं वॉशरूम से फ्री हुआ और मेरा जो फोकस था बस यही था कि यहाँ से निकलूँ, हाथ वगैरह वॉश करूँ और अगर कुछ खाने को बिस्किट चिप्स वगैरह मौजूद हैं तो वो ले लूँ। बहरहाल, जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो वहाँ पे, यानी कि वॉशरूम के बिल्कुल बाहर जो जगह थी, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से बाहर रिसेप्शन की तरफ आया और उनसे जो भी चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें लीं, उनका शुक्रिया अदा किया और वापस से भागता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ भाग रहा था तो एकदम से जब मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी, यानी ओपोजिट रोड पे या उस तरफ पड़ी जहाँ पे झाड़ियाँ या खेत वगैरह मौजूद थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो सामने दरख्त लगे हुए जो कि शायद माल्टे के दरख्त थे, उन दरख्तों के आगे एक औरत सफ़ेद कलर के लिबास में खड़ी हुई है। और ना सिर्फ वो खड़ी भी है बल्कि उसके साथ साथ एक 3 या 4 महीने का बच्चा भी उसकी गोद में मौजूद है। मुझे लगा कि शायद कोई गांव की औरत होगी या कोई मांगने वाली होगी जो रास्ता भटक के या जैसे तैसे रोड पे आ गई होगी। अब जैसे ही मैंने दोबारा से उसकी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसका जो चेहरा है बड़ा खौफनाक चेहरा है और एक अजीब सी फिटकार है जो उसके चेहरे पे मौजूद है। इसके साथ साथ इस अंधेरे में उसकी जो आंखें थीं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसको देखते ही मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। खैर, मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठा। वो जल्दी में था, मैंने गाड़ी स्टार्ट करना शुरू की। अब जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो अगले ही सेकंड, अगले ही लम्हे जो मेरी गाड़ी का शीशा था उस पे किसी ने जोर जोर से नॉक किया। अब जैसे ही मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वही औरत बच्चे को गोद में लिए हुए मेरी गाड़ी के दरवाजे के बिल्कुल साथ खड़ी हुई है और हाथ बढ़ा के इशारा कर रही है, जैसे कि वो मुझसे भीख मांगना चाहती हो या वो कुछ मांग रही हो। बहरहाल, जब मैंने उसको इस तरह से देखा, हालांकि मैं उसकी मदद करना चाहता था, एक तो मेरे फादर अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन मुझे कुछ मशकूक लगा मामला। खैर, मैंने बजाय इसके कि मैं रुकता, उससे बात करता या उसको भीख देता, गाड़ी स्टार्ट की और फ़ौरन से उसको भगाना शुरू कर दिया। अब जितना तेज़ हो सकता था मैं मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और मुझे वहाँ से निकले हुए तकरीबन 20 या 25 मिनट गुजर चुके थे। इसी दौरानिए में मुझे अपनी गाड़ी की जो बैक सीट है उस तरफ कोई मूवमेंट महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर, कोई बिल्ली जब मैं रुका था वहाँ से अंदर दाखिल हो गई है। अब मैं क्योंकि 80 या 90 की स्पीड में गाड़ी को दौड़ा रहा था तो एकदम से गाड़ी को रोकना या पीछे देखना खतरे से खाली नहीं था। मुसलसल आवाज़ बढ़ती चली गई और बिला आखिर मैंने जो गाड़ी की स्पीड थी उसको ना सिर्फ स्लो किया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बैक व्यू मिरर से पीछे की तरफ
देखना शुरू किया। बैक व्यू मिरर से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। खैर, मैंने जब गाड़ी मुकम्मल तौर पे रोकी और रोकने के बाद बाकायदा पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि वही औरत बच्चे को गोद में लिए हुए मेरी जो गाड़ी है उसकी बिल्कुल बैक सीट पे साइड में बैठी हुई है और बाकायदा नीचे होके बैठी हुई है ताकि मैं उसको साइड मिरर के जरिए ना देख सकूं। खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को अपनी गाड़ी के अंदर देखा तो वो अजीब से तरीके से मुझे देख के मुस्कुराने लगी। वैसे ही लाल शोलों की तरह उसकी आंखें चमक रही थी और ना सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी बल्कि उसका जख्मी चेहरा मेरी आंखों के सामने मौजूद था। उसके जिस्म पे, ख़ास तौर पे उसके चेहरे पे जगह जगह कट्स लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन कट्स से खून निकल रहा है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस बच्चे पे पड़ी जो उसकी गोद में मौजूद था तो मैंने देखा कि वो जो बच्चा है उसकी अजीब आंखें हैं, यानी कि जैसे कि आमतौर पे बच्चों की दो आंखें हुआ करती हैं, तो वो दो आंखें नहीं थीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि दो आंखों को मिला के कुछ अजीब सी उसकी आंखें हैं जो उसके माथे पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ वो जो बच्चा था उसकी नाक उसके चेहरे पे मौजूद नहीं थी। गर्ज के उस औरत के साथ साथ इस बच्चे का जो चेहरा था वो भी खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। बहरहाल, जब मैंने इस तरह से उस औरत को और उस बच्चे को देखा तो मैं एकदम जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और जितनी भी कुरानी आयत आती थी वो मैंने ना सिर्फ पढ़ना शुरू की बल्कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के बाद हिसार करना और गाड़ी की तरफ फूंकना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं मुसलसल तिलावत करता रहा और मेरा जो फोकस था वो गाड़ी की तरफ था। मुझे लग रहा था वो किसी भी लम्हे गाड़ी से बाहर निकलेगी और मेरी जान ले लेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 10 या 15 मिनट तक मुसलसल गेट बंद था और उसके कुछ देर के बाद दूर से मुझे एक गाड़ी आती दिखाई दी। अब जैसे ही वो गाड़ी मेरे करीब पहुंची तो उसमें भी इत्तेफाक से एक फैमिली मौजूद थी और जब उन्होंने मुझे इस अंधेरे में, इस वीराने में रुके हुए देखा तो समझे कि शायद मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। खैर, वो अपनी गाड़ी से निकल के जब बाहर आए तो मैंने उनको कहा कि इस तरह से मैंने एक औरत को एक बच्चे के हमरा इस गाड़ी के अंदर देखा है। वो कहने लगे कि शायद आपका वहम होगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, जब उन्होंने इस तरह से कहा तो उनके साथ साथ मैंने भी आयतुल कुर्सी दोबारा से पढ़ी और हम लोगों ने अपनी गाड़ी की तरफ, यानी मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जब मैं अपनी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा और वहां पहुंच के जब मैंने गाड़ी का गेट खोला तो आप यकीन करें कि उस गाड़ी के अंदर ना वो औरत मौजूद थी और ना ही उसका बच्चा मौजूद था। हालांकि अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पे मेरे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा था एक औरत एक बच्चे के हमरा पीछे की तरफ ना सिर्फ बैठी हुई थी बल्कि आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से गाड़ी की पिछली सीट के नीचे की तरफ छुपी हुई थी। खैर, ये जो साहब थे ये बड़े अच्छे साहब थे और इन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठें, खिड़कियां खोल के रखें, हम भी आपके साथ साथ कराची की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम दोनों साथ रहें। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे जब मैं सिंध के अंदर एंटर हुआ तो उस वक्त तक फजर की अजान हो चुकी थी और फजर की अजान के बाद मेरा हौसला बहाल हुआ और मेरे औसान जो थे उन्हें निस्बतन बेहतर हो चुके थे। खैर, जैसे तैसे मैं कराची पहुंचा और कराची पहुंचते पहुंचते मेरी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तकरीबन 6 से 7 दिन तक मैं शदीद बीमार रहा और इस दौरानिए में अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे फादर थे उनकी तबीयत रिकवर कर गई। आज भी जब मैं उस खौफनाक रात को या उस खौफनाक वाक़ये को याद करता हूँ तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत उसी बच्चे के हमरा मेरे बहुत ही करीब मौजूद है।